मंच पे या एक ऑडिटोरियम के अंदर सारे पार्टियों के नेता एक मंच पे आए और ऑनलाइन डिबेट होनी चाहिए। इस अनुसूचित क्षेत्र की सारी जनता देखे ऑनलाइन डिबेट होनी चाहिए, सारा मीडिया होना चाहिए और रिजर्वेशन पे बात होनी चाहिए ताकि जनता को पता चले कि कौन सही है और कौन गलत। आदिवासी समुदाय जब आरक्षण को समझने लगा कि संवैधानिक आरक्षण कितना है, कितना मिलना चाहिए, कितना अन्याय हो रहा है, जब ये समझने लगा तो उन्होंने आपस में लड़ाने की पॉलिसी कर दी और यही उनके पदाधिकारी गांवों में शहरों में रैलियां निकालने लगे और कहने लगे कि आरक्षण मिलना चाहिए। और जब हम करते हैं, कहते हैं कि ये लोग भड़काने आए हैं, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। अंग्रेज भी 10 साल के अंदर जनगणना कराते थे, लेकिन इस आजाद भारत के अंदर 2011 के बाद आज तक जनगणना नहीं हुई जातिगत जनगणना को लेके। अब जातिगत जनगणना नहीं होगी तो रिजर्वेशन का प्रावधान कैसे लागू होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, लगभग शायद मेरी जानकारी में जो है कि 12 बजे से वक्तव्य शुरू हुए। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर संवैधानिक प्रावधानों को लेके सभी साथियों ने अपने वक्तव्य रखे। आप सबने बड़े तसल्ली से, शांतिपूर्वक ढंग से एक अनुशासित संगठन के रूप में, अनुशासित व्यक्ति के रूप में सभी साथियों का जो वक्तव्य सुना उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लगा के आप उधर हटिए। जितने ये दोनों साइड जो पदाधिकारी या यूट्यूबर जितने जो साथी हैं, तो अधिकतम मेरे हिसाब से मंच में इधर आगे आ जाए ठीक रहेगा। जो पत्रकार साथी हैं और जो यूट्यूबर कुछ जो भी हैं वो छोड़ के बाकी साथी आगे आ जाए ठीक रहेगा, क्योंकि कार्यक्रम समापन की ओर है। अपने साइड कुछ वक्ता रहे हैं। ये जो आरक्षण मोर्चा बना आजादी के बाद से, ये देश 1947 में आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ और 1995 तक हमारे बाप दादे नौकरी से अनभिज्ञ थे, आरक्षण से अनभिज्ञ थे कि आरक्षण क्या होता है। कई जनों को ध्यान में नहीं था। जो शहरी इलाके में थोड़ा बहुत पड़ गया है वो आरक्षण के बारे में जानता था। सिर्फ जानता था कि एसटी, एससी या ओबीसी को आरक्षण मिलता है, लेकिन कितना मिलता है, कैसे मिलता है, किस प्रावधान के तहत मिलता थे वो जानकारी नहीं थी उस समय। और आज भी पूर्ण रूप से इसके बारे में जानकारी नहीं। 1995 के बाद से कई सामाजिक संगठनों ने आरक्षण को लेकर लड़ाइयां लड़ी और इसी अनुरूप आज जिस पंडाल के नीचे आप विराजमान हो, यह आदिवासी समुदाय के हित में आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से आप बंधे हुए हो और इस विचारधारा ने 2015-16 से अनुसूचित क्षेत्र के अंदर संवैधानिक प्रावधानों को लेकर लड़ाई लड़ना शुरू किया। तो आरक्षण का जो इतिहास है देश लेवल पे, जब संविधान में इसके प्रावधान हुए, इससे पहले जब ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था, उस दौरान हमारे पूर्वजों ने उनसे लड़ाइयां लड़ी, खून पसीना बहाया और उस समय अंग्रेजों ने शेड्यूल 5 का, शेड्यूल 6 का प्रावधान किया कि रिजर्व इलाका, ट्राइबल टेरिटरी इलाका, और इसी को संविधान के अंदर सम्मिलित किया गया। और आज मैं सांसद के रूप में हूं, रिजर्व कैटेगरी से जो अधिकारी कर्मचारी हैं, तो हम सब उसी का परिणाम है। शेड्यूल 5 के प्रावधानों का, उसकी वजह से हमें ये रिजर्वेशन का प्रावधान मिला और उस कागज परिणाम, उस जो एक कागज था, एक प्रमाण पत्र था, उसको हमारे निर्वाचन आयोग में जमा किया और उस वजह से मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। आज देश के अंदर, केंद्र के अंदर 7% रिजर्वेशन मिलता है। देश की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के हिसाब से 7 से 8% एसटी है, तो 7 से 8% लमसम
केंद्र में रिजर्वेशन मिल रहा है। केंद्र की सरकार की जो भर्तियां होती है देश लेवल, पहला स्टेप वो हो गया। सेकंड नंबर, राज्य स्तर की भर्तियों में राजस्थान के अंदर 13% आदिवासी समुदाय है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो राज्य के अंदर 13% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन कई बार नहीं मिल पाता है। तीसरे नंबर पे हमारा शेड्यूल एरिया, और शेड्यूल एरिया के अंदर 45% रिजर्वेशन का प्रावधान, मतलब 100 नौकरियां में निकलती हैं तो 100 में से 45 नौकरी शेड्यूल ट्राइब को मिलने का प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में। तो आरक्षण के 3 स्टेप हो गए, केंद्र सरकार का राज्य स्तर पे 13% और शेड्यूल एरिया पे 45%। अब होता क्या है, सरकार आरक्षण देना नहीं चाहती, लेकिन आरक्षित वर्ग को आपस में लड़ाना जरूर चाहती है। और लड़ाया इसलिए जाता है राजनीति के लिए। झंडेवाला भाई 2 मिनट रुक जाना, 2 मिनट झंडेवाला, 5 मिनट रुक जाओ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया कि आरक्षण के अंदर कैटेगरी की जाएगी, मतलब संथाल अलग, भीड़ अलग, गोंड अलग, सहरिया अलग, मीणा अलग, धानका अलग, गरासिया अलग। और सरकार ने उनके आईटी सेल के माध्यम से देश लेवल पे प्रचार किया और आपस में लड़ाने लगे। मध्य प्रदेश में कहने लगे संथाल को, गोंड को कि तुम्हारा आरक्षण भीड़ खा गया। हमारे गरासिया को बोलने लगे तुम्हारा आरक्षण भीड़ खा गया। भीड़ों को कहने लगे तुम्हारा आरक्षण मीणा खा गया। सहरिया को कहने लगे तुम्हारा आरक्षण भीड़ और मीणा खा गया। आदिवासी समुदाय जब आरक्षण को समझने लगा कि संवैधानिक आरक्षण कितना है, कितना मिलना चाहिए, कितना अन्याय हो रहा है, जब ये समझने लगा तो उन्होंने आपस में लड़ाने की पॉलिसी कर दी। तो ये आज जो कारवा है हमारा अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा, पहले हमने बांसवाड़ा में, सेकंड नंबर प्रतापगढ़ में, और आज तीसरे नंबर पे आज उदयपुर के पदाधिकारी ने आयोजन कराया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, राजस्थान के अंदर केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है और उस सरकार को डबल इंजन की सरकार के रूप में वो खुद दावा करते हैं। मतलब डबल इंजन मतलब डबल पावर। और यही उनके पदाधिकारी गांवों में, शहरों में रैलियां निकालने लगे और कहने लगे कि आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कमेटी बनाई, बीच में सारे मिक्स होकर रैलियां निकाल रखी। और जब हम करते हैं, कहते हैं कि ये लोग भड़काने आ रहे हैं, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। मैं कई बार कहा है, एक सार्वजनिक मंच पे या एक ऑडिटोरियम के अंदर सारे पार्टियों के नेता एक मंच पे आए और ऑनलाइन डिबेट होनी चाहिए। इस अनुसूचित क्षेत्र की सारी जनता देखे, ऑनलाइन डिबेट होनी चाहिए, सारा मीडिया होना चाहिए और रिजर्वेशन पे बात होनी चाहिए, ताकि जनता को पता चले कि कौन सही है और कौन गलत है। ऐसे ही आज देश के अंदर स्थिति क्या हो रही है, देश के अंदर किस पहाड़ में कौन सा मिनरल है, कहां सोना निकल रहा है, उसकी गणना हो रही है, उसकी खोज हो रही है। कहां चांदी है, इसकी गणना हो रही है, इसकी खोज हो रही है। अंग्रेज भी हर 10 साल के अंदर जनगणना कराते थे। अंग्रेज भी हर 10 साल के अंदर जनगणना कराते थे। लेकिन इस आजाद भारत के अंदर जो वर्तमान सरकारें कहती है अमृतकाल है, 2011 के बाद आज तक जनगणना नहीं हुई जातिगत जनगणना को लेके। अब जातिगत जनगणना नहीं होगी तो रिजर्वेशन का प्रावधान कैसे लागू होगा, सरकार की योजना कैसे बनेगी। लेकिन जातिगत जनगणना नहीं करानी। इस देश के अंदर अनेक धर्म रहते हैं, अनेक जातियां रहती है। जब राष्ट्र की बात आती है, इतिहास उठा के देख लो, सभी लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है और उसमें सबसे ज्यादा आगे आदिवासी समुदाय खड़ा रहा। तो जातिगत जनगणना अगर सरकारों को सच में इस
वंचित समुदाय को, आदिवासी, दलित, पिछड़े, ओबीसी को आरक्षण देना होने का अगर उनकी मंशा होती तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, धर्म की चटनी चटाने का काम करते और तब कहते हैं राजकुमार तो इससे बोलता है। अब राजकुमार को समझ में ऐसे आता है, राजकुमार ऐसे ही बोलेगा। आज वही चीज, काफी चीजें हैं, मैं बोलूंगा 2 घंटे हो जाएंगे, लेकिन हमारे पुलिस वाले भाई बोले इसलिए पुलिस भर्ती को ही ले लेता हूं। मैंने शुरुआत में कहा था एक बाप के 2 बेटे हैं, अगर छोटे बेटे के साथ अन्याय होता है तो छोटे बेटे का हक बनता है उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़े। इसका मतलब ये नहीं है उस भाई का विरोधी है वो, ये नहीं है कि उस बाप का विरोधी है वो, इसका हक है कि अन्याय हुआ है उसके खिलाफ लड़ना है, उसका हक है 5 बीघा जमीन में से 2.5 बीघा उसका हक बनता है, वो लेना है, उसका अधिकार है, वो लड़ना पड़ेगा। और उस लड़ाई को अगर कहे वो दुश्मन, या उस लड़ाई को ये कहे कि वो बाप के खिलाफ गया, या उस लड़ाई को ये कहे कि उस भाई के खिलाफ गया, तो मेरी समझ में वो गलत नहीं है, वो न्याय है, वो न्याय के लिए लड़ रहा है। पुलिस विभाग की 2013 के अंदर अनुसूचित क्षेत्र में 929 पद आए, 45% के हिसाब से मिलने चाहिए थे 423 और मिले 414। ओपन कैटेगरी में 472 पद आए और उस ओपन कैटेगरी में ST SC से 108 बच्चे जा पाए ओपन कैटेगरी में। वही 2016 के अंदर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 408 पद आए, मिलने चाहिए थे 45% के हिसाब से 183 पद, मिले 131 पद। कितने पदों का नुकसान हुआ? 51 पदों का। 45% के हिसाब से भी कितना प्रतिशत मिला हमको? 32% मिला। और ओपन कैटेगरी में 268 पद आए और 268 में से ST के मात्र जा पाए 19%। वही चीज 2018 के अंदर 965 पद टोटल आए थे, इसमें से ST को मिले 283। कितना प्रतिशत मिला? 29% अनुसूचित क्षेत्र में। राजकुमार करोड़ों की गाड़ियां लेके घूमता है। राजकुमार स्कॉर्पियो में नहीं घूमेगा, साइकिल में घूमेगा क्या? वो सांसद बना, तेरे विधायक का है 2 बार, तो मैं क्या मैं मकान नहीं बढ़ाऊंगा क्या? तुमने 1500 करोड़ 1500 करोड़ रुपए में 1 रुपया खर्च नहीं किया। वो देखना इस बजट में उन्होंने क्या किया, आदिवासी समुदाय को गुमराह करने के लिए क्या बजट में क्या प्रावधान किया। हमने 1750 करोड़ आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए दे रही है करके घोषणा कर। बीजेपी के IT सेल से आदिवासी इलाके के अंदर प्रचार कर दिया कि सरकार ने 1750 करोड़ का प्रावधान किया। भाई 1500 करोड़ तो पिछले साल वाले जिसमें 1 रुपया खर्च नहीं किया, सिर्फ 250 करोड़ बढ़ाए और खुश कर दिया जनता को। अगर वो 1500 करोड़ खर्च हुए होते तो संवैधानिक जो प्रावधान है उस आधार पर 1500 करोड़ इस बार और मिलते तो आदिवासी क्षेत्र में 3000 करोड़ रुपए का विकास होता। लेकिन वर्तमान में जो मंत्री हैं, वर्तमान में जो सरकार है, उनकी वजह से आज आदिवासी इलाके के अंदर स्कूलों में टीचर नहीं है, कमरे नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं, और उनको धर्म की चटनी चटाने के अलावा कोई फुर्सत नहीं। इन्हें आपने देखा होगा, उन पे जब आरक्षण की बात करो, नौकरियों की बात करो, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करो, तब ये सीधा धर्म पे लेकर जाते। धर्म हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा वो नहीं है। उस मुद्दे पे हमें कैसे क्या लड़ना हो हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि सच्चाई को कितना भी दबा दिया जाओ, सच्चाई को कितनी भी दबा दो, हजारों साल भी वो पोंगरों काढ़े कि नहीं काढ़े। तो तुम पाठ्यक्रम में, और एक बात देखना, हमने एजुकेशन की ओर भागे, हम नौकरियों की ओर भागे, तो नौकरियों की ओर भागने लगे तो ये निजीकरण करने लगे। हम एजुकेशन की ओर भागने लगे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भागने लगे, तो ये आज NCERT की किताबों में, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में पिछले 10 सालों के अंदर जो तार्किक चीजें थी, जो ऐतिहासिक चीजें थी, इन पाठ्यक्रमों से हटाने का काम किया है। मेरी बात को समझे होंगे आप? हमने शिक्षा की ओर अग्रसर करने का काम किया बच्चों को, तो पाठ्यक्रमों से वास्तविक इतिहास को हटाने का काम किया। पिछले 10 सालों के अंदर
एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में से कई चीजें सरकार ने हटा दी जो वास्तविक थी। नौकरियों की ओर भागने लगे, निजीकरण करने लग गए ये लोग। अब ये बात ही आती है, लड़ाई मेरी और आप अकेले की नहीं है, लड़ाई सबकी है। और ये लड़ाई सिर्फ आदिवासी समुदाय की नहीं है, ये लड़ाई सभी समुदाय की लड़ाई हर सबका है। समय होने आ गया है, घंटी बजने वाली है। अभी सभी साथियों से अनुरोध, शायद कुछ वक्ता है उनको सुनना है और इसके बाद शांतिपूर्वक तरीके से, अनुशासित तरीके से महिला आगे रहेगी, बुजुर्ग पीछे रहेंगे और नेता जितने भी है सभी आगे नहीं रहेंगे, सब बीच में अलग अलग रहेंगे। सारे नेता, सारे जनप्रतिनिधि वॉलंटियर की भूमिका निभाएंगे और शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देने जाएंगे। और ये लड़ाई शुरुआत हुई है, उस लड़ाई को अंजाम तक भी ले जाना है और आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर। और ये सरकारें मुकदमों से, लाठियों से डराने का काम करती है, लेकिन उनको ये कहना है हमें इस मंच से, इतिहास उठा के देख लो, हमारे पूर्वज हल्दी घाटी में नहीं डिगे थे, हल्दी घाटी से नहीं भागे थे, अंग्रेजों राजा रजवाड़ों से नहीं डरे थे, तो आपके इनसे मुकदमों से डरने वाले नहीं है, आपके सोचले आरोपों से डरने वाले नहीं है, आपकी सोचली धमकियों से डरने वाले नहीं है। आरक्षण की लड़ाई, संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई अनुसूचित क्षेत्र के अंदर ये आरक्षण मोर्चा आदिवासी परिवार लड़ता रहेगा, मजबूती से लड़ेगा, एक दिन अंजाम तक पहुंचेगा। इन शब्दों के साथ सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय प्रदेश, जय श्री राम।